हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के चैप्टर 4 लेन देन के बदलते स्वरूप। इसमें से हम मुद्रा के बारे में और मुद्रा के बदलते स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। पुराने या प्राचीन काल से अभी तक मुद्रा के कितने रूप बदल चुके हैं, या वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, और उसकी परेशानी, जितने भी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ थी उनको मुद्रा के आने के बाद किस तरह से सुलझाया गया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जो पुराने या प्राचीन समय में लेन देन या क्रय विक्रय का मुख्य साधन हुआ करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली को अगर हम देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के द्वारा ही दूसरे वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता था। जिसके पास जो वस्तु होती थी उसे ही देकर के दूसरे अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को लेता था। तो इसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन या क्रय विक्रय, या तो खरीदारी के तौर पर हम देख सकते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं द्वारा ही लेन देन की क्रिया की जाती थी। वहीं आधुनिकीकरण या बढ़ते मानव जाति की सोच के आधार पर मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान को मौद्रिक विनिमय प्रणाली ने लिया। इसमें से सीधे वस्तु को एक दूसरे से बदलकर क्रय विक्रय ना करके बीच का एक माध्यम निकाला गया, जिसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के कई अलग अलग रूप बदलते गए, लेकिन मुद्रा जो है क्रय विक्रय के बीच का कार्य करता है, या वो हम बोलें कि यह लेन देन की क्रिया में होने वाली बीच के एक माध्यम का कार्य करते हैं। उसे ही मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में हम एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को खरीदते या क्रय करते थे, वहीं मौद्रिक विनिमय प्रणाली में व्यक्ति अपने वस्तु को बेच करके उससे धन प्राप्त करता है और या मुद्रा प्राप्त करता है, और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं खरीदता है। तो मुद्रा जो है बीच के माध्यम, क्रय विक्रय के बीच के माध्यम का कार्य करता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जिस समय प्रचलित थी उसके कई सारे कठिनाइयाँ भी देखी जाती थी। सबसे पहले दोहरे संयोग का अभाव, हम कठिनाइयों को देखेंगे। दोहरे संयोग के अभाव का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति के एक व्यक्ति के ज़रूरतों का दूसरे व्यक्ति से की ज़रूरतों से मैच या मेल नहीं खाता था। अगर हम देखें कि एक 3 विक्रेता है, आलू, चावल या दाल, तो ऐसे में क्या होता था कि एक विक्रेता एक व्यक्ति को जो चाहिए होता था, दूसरे व्यक्ति को उसके बदले वो वस्तु नहीं चाहिए होता था। जैसे आलू वाले को चावल चाहिए पर चावल वाले को आलू उसके बदले में नहीं चाहिए। जैसे दाल वाले को आलू चाहिए पर आलू वाले को दाल नहीं चाहिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं दोनों के संयोग ही नहीं मिलते थे। ये सबसे बड़ी समस्या होती थी। वहीं मौद्रिक विनिमय प्रणाली ने उन समस्या को ख़त्म कर दिया है। अभी के समय में वो वस्तु को बेच करके ये समस्या का समाधान, सभी समस्याओं, वस्तु विनिमय प्रणाली की सभी समस्या का समाधान मुद्रा ने कर दिया है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली के आने के बाद जितनी भी समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में थी वो सभी का समाधान हो चुका है। जैसे अगर दोहरे संयोग के अभाव को देखें तो इसमें से मौद्रिक विनिमय प्रणाली के आने के बाद हम या जो क्रेता है वो अपनी ज़रूरत के सामान को कैसे खरीद सकता है, अपने वस्तु को बेचकर उसे धन प्राप्त करके फिर अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तु को प्राप्त कर सकता है। उसे किसी संयोग या मेल करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं सही मूल्य मापन की समस्या होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। जैसे कि अगर कोई विक्रेता जो है वो अपने दाल के बदले में चावल ले रहा है, तो उसे इस बात का पता ही नहीं होता था कि उसके कितने मात्रा में अपने अनाजों की कीमत दूसरे जो ले रहे हैं वस्तु उसके कितनी मात्रा के बराबर कीमत है। तो ऐसे में सही मूल्य मापन की समस्या होती थी, जो मुद्रा के आने के बाद हमें वो समस्या का समाधान मिल गया है, क्योंकि हमें पता होता है कि ये 12 रुपये किलो या ये 10 रुपये किलो के मूल्य के बराबर है। वहीं वस्तु विभाजन की समस्या को देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली के समय देखा जाता था कि अगर कोई बड़ी वस्तु, जैसे कि किसी के पास अगर एक गाय है या किसी के पास एक कम्बल है, और वैसे में उसको दे कर के अगर किसी वस्तु को लेना है, जैसे कि अगर किसी के पास गाय है, उसको देने के बाद उसे अगर मिट्टी के कुछ बर्तन लेने हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन और गाय ये दोनों के मूल्य बराबर नहीं हो सकते हैं। वैसे में अगर गाय को विभाजित कर दे या टुकड़ों में बांट दे तो वैसे में गाय की उपयोगिता ही खत्म हो जाएगी। तो वस्तु विभाजन की बड़ी समस्या उस समय देखी जाती थी। या कम्बल को ही अगर 2 टुकड़े में बांटकर, या ऐसे ही कई चीज़ देखे गए जैसे पेड़ या कोई अन्य पशु, तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती थी। लेकिन मौद्रिक विनिमय प्रणाली आने के बाद या मुद्रा आने के बाद ये समस्या का समाधान स्वतः ही हो गया, खुद से हो गया, क्योंकि गाय या कम्बल ऐसे वस्तु होने के बाद जिसका विभाजन करने पर उसकी उपयोगिता या वो बेकार हो जाता है, तो वैसे में वो व्यक्ति उसको बेचकर धन प्राप्त करके फिर उस धन से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएँ खरीद सकता है। तो
वस्तु विभाजन की समस्या को भी मौद्रिक विनिमय प्रणाली ने समाप्त कर दिया। अब संचय की समस्या, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक और सबसे बड़ी समस्या आती थी संचय की समस्या, या बोलें कि भविष्य में अपने लिए धन बचा कर रखने की जो ज़रूरत होती है वो वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं हो पाती थी, क्योंकि कोई भी अगर पशु या वस्तु को देखें तो वो टिकाऊ नहीं होती। अनाज अगर कोई व्यक्ति चाहे कि गाय या कम्माल या कोई अनाज अन्य कोई भी वस्तुओं को लंबे समय तक इकट्ठा करके अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखे तो वो नहीं संभव नहीं है, क्योंकि वो गैर टिकाऊ वस्तु है, वो टिकाऊ नहीं होती है। वहीं मौद्रिक विनिमय प्रणाली इस समस्या को भी मिटा दिया, क्योंकि मुद्रा जो होती है, मुद्रा टिकाऊ होती है और उसे लंबे समय तक संचित करके रखा जा सकता है, जो कि भविष्य की ज़रूरतों के लिए या आवश्यकताओं को पूरा करेगा। वहीं अगर हम दूसरी कठिनाई को देखें तो वस्तु विनिमय प्रणाली के समय हमें मूल्य हस्तांतरण की एक बड़ी समस्या को देखना पड़ता था। मूल्य हस्तांतरण की समस्या के अंतर्गत अगर हम उदाहरण लें तो ऐसे में एक बहुत बड़े धन को लेकर के किसी दूसरे स्थान पर जाने की समस्या होती थी। जैसे किसी के पास अगर ज़मीन के काफ़ी बड़े टुकड़े हैं या छोटे भी टुकड़े हैं तो उसके मूल्य के बराबर अगर वो धन प्राप्त करके किसी दूसरे जगह अगर जा कर के बसना चाहता है या आवास बनाकर वहाँ पर निवास करना चाहता है तो वैसे में उस बड़े धन को परिवहन कराने में काफ़ी समस्या होती थी, तो वो मूल्य हस्तांतरण की समस्या को दिखाता है। तो अभी वो भी समस्या धन या मुद्रा के द्वारा खत्म हो चुकी है, क्योंकि वैसे में उस धन को जो अस्थाई या अचल संपत्ति के तौर पे हम देख सकते हैं उसको बेचकर धन प्राप्त करके किसी दूसरे जगह जा कर के उसका व्यय किया जा सकता है या खर्च किया जा सकता है। तो इस तरह से पुराने वस्तु विनिमय प्रणाली की जितनी भी कठिनाइयाँ थी मौद्रिक विनिमय प्रणाली में स्वतः ही मुद्रा के आ जाने के बाद वो खत्म हो गई, जो कि एक माध्यम का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो हमने देखा मुद्रा के बदलते स्वरूप, मुद्रा जो बीज के माध्यम का काम करता है वो प्राचीन काल से ही अलग अलग रूपों में बदलता गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम मुद्रा के बदलते स्वरूप को देखें मुद्रा के बदलते स्वरूप में सबसे पहले अगर मुद्रा के तौर पे किसी चीज़ को अपनाया गया था तो वो वस्तु को ही खुद एक जो उस समय प्रचलन में थी उसी वस्तु को मुद्रा के तौर पे या बीज के क्रय और विक्रय करने के बीज के तौर पे माध्यम के रूप में क्रय विक्रय के माध्यम के रूप में स्वीकार या तय किया गया था। उसे हम वस्तु मुद्रा कहेंगे। इसमें क्या हुआ कि किसी एक वस्तु को ही मुद्रा के तौर पे वस्तु को किसी खास वस्तु को मुद्रा के तौर पे या मुद्रा के रूप में स्वीकारा गया। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें वस्तु विनिमय प्रणाली में तो आखेट युग या जिसे हम बोले हैं शिकारी युग में मुद्रा के रूप में चमड़े या खाल जिसे कहते हैं उसे स्वीकारा गया। उस समय चमड़ा या खाल रखने वाले जिसके पास चमड़े या खाल होते थे उस व्यक्ति को धनी व्यक्ति माना जाता था और ये बीज के क्रय और विक्रय करने का एक माध्यम बन चुका था। उस समय ये स्वीकारा गया था। उसके बाद अगर चारागाह युग में देखें, चारागाह युग या पशुपालन युग, तो उसमें से पशु को मुद्रा के रूप में स्वीकारा गया था। वहीं अगर कृषक मतलब कृषि युग में देखें, खेती के युग में, तो फसल को स्वीकारा गया वस्तु मुद्रा के तौर पे। फसल के द्वारा ही लेन देन किया जाता था। अगर चारागाह युग में देखें तो पशु जिसके पास अधिक होता था वही व्यक्ति धनवान कहलाता था। वैसे ही अगर हम कृषि युग की बात करें तो उसमें से जिसके पास फसल ज़्यादा होती थी तो उसे ही धनवान कहा जाता। तो ये एक मुद्रा के तौर पे उस समय स्वीकार किया गया था। ये वस्तु मुद्रा को दिखाता। वस्तु मुद्रा के बाद मुद्रा का दूसरा रूप आया, उसे हम धातु मुद्रा कहेंगे। अन्य राज्यों या साम्राज्यों के निर्माण के साथ अलग अलग जैसे सोने, चांदी, कांस्य आदि की धातुएं जो सिक्के हैं वो बनाए जाने लगे थे।
किसी राज्य या साम्राज्य के राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा किए जाते थे। तो ऐसे में अगर हम उदाहरण लें, शेर शाह द्वारा बनाया गया चांदी का सिक्का जो था, चांदी का सिक्का जिसे रुपया नाम दिया गया था, उसे ही रुपया नाम दिया गया था। तो ये धातु मुद्रा को दिखाता है, जिस समय वस्तु मुद्रा के विपरीत किसी धातु को मुद्रा के तौर पे स्वीकार किया जाने लगा था। तो इस धातु मुद्रा के बाद अगर हम मुद्रा के रूप को देखें तो हमारा भारतीय मान्य सिक्के हम लेंगे, जो वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा मान्य होती है। ये निकेल, तांबा, स्टील आदि धातुओं से बनी हुई होती है। ये भारतीय सरकार द्वारा मान्य होते हैं ये सिक्के, और कई अन्य धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं। तो भारतीय मान्य सिक्के मुद्रा के एक दूसरे रूप में आया। इसके बाद अगर हम देखें तो मुद्रा के और रूप हमें देखने को मिला। चौथे में अगर हम देखें तो मुद्रा के और रूप पत्र मुद्रा, या जिसे हम कागजी मुद्रा भी कहते हैं, उसके तौर पे आया। सिक्का जो है, सिक्के की समस्या को देखते हुए सिक्के को एक जगह से, एक बड़े धन के रूप में सिक्के को एक जगह से दूसरे जगह वाहन या ढो के ले जाने में समस्या को देखते हुए कागजी मुद्रा, कागज़ के बने नोट जिसे हम कह सकते हैं, उसका प्रचलन हुआ। तो ये जो मुद्रा है ये कागज़ के बने होते हैं, और वहन करने में इसका क्या होता है, वहन या ढोने में आसानी होता है। और हमारे भारत में जितने भी कागजी मुद्रे हैं उसको जारी या छापने का जो अधिकार होता है वो आरबीआई को होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको अधिकार है, उसको अधिकार होता है छापने और जारी करने का। तो कागजी मुद्रा का ये कागज़ के बने हुए नोट। अब इसके बाद अगर हम देखें तो मुद्रा के और भी रूप देखने को मिले हैं हमें, वो है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा हमें बैंकों या अन्य सेवाओं द्वारा, संस्थाओं द्वारा हमें मुहैया कराया जाता है। इसमें से जो मुद्रा का रूप होता है वो प्लास्टिक के बने कार्ड के तौर पे होता है, कार्ड के रूप में होता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो हमें 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराता है। इसमें से उसी कार्ड के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान या क्रय विक्रय या विनिमय किया जाता है। प्लास्टिक जो है बैंकों में जमा पैसे के, ये जो मुद्रे होते हैं अपने बैंकों में जमा धन के आधार पर क्रय विक्रय को अधिकार जो है वो बैंकों द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद अगर हम वर्तमान में देखें तो मुद्रा के एक और रूप हमें देखने को मिले हैं, वो है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग जो है ये बढ़ते आधुनिकीकरण या इंटरनेट सेवा के बढ़ते स्वरूप के कारण, मोबाइल बैंकिंग में जो विनिमय या खरीद बिक्री का कार्य होता है, विनिमय का कार्य मोबाइल द्वारा होता है, जो कि विनिमय के कार्य को और आसान कर देता है। इसमें किसी ऐप के माध्यम से मोबाइल द्वारा ही खरीद बिक्री या वस्तुओं सेवाओं का विनिमय किया जाता है। तो इस तरह से हमने वस्तु विनिमय प्रणाली में आने वाली कठिनाइयाँ, मौद्रिक विनिमय प्रणाली ने किस तरह उस कठिनाइयों को दूर किया उसको देखा। उसके बाद मुद्रा के बदलते स्वरूप, मुद्रा की इस तरह से अपने प्राचीन से अलग अलग रूप बदलते हुए मोबाइल बैंकिंग तक आया। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले वस्तु मुद्रा के तौर पे स्वीकारा गया था, किसी वस्तु के माध्यम से विनिमय किया जाता था। फिर धातु के तौर पे चांदी, सोने, कांच से ऐसे धातुओं का प्रयोग सिक्के बनाने में या मुद्रे बनाने में किए जाने लगे। फिर भारत सरकार द्वारा सिक्के, फिर कागजी मुद्रा, फिर प्लास्टिक मुद्रा, और फिर बढ़ते अभी आधुनिकीकरण और इंटरनेट सेवा के कारण मोबाइल बैंकिंग
की सेवा द्वारा मौद्रिक विनिमय प्रणाली किया जाता है या मुद्रा का कार्य किया जाता है। इसमें मोबाइल के द्वारा ही विनिमय का कार्य किया जाता है। तो इस तरह हमने अपने चैप्टर लेन देन के बदलते स्वरूप में मुद्रा के अलग अलग रूपों, उसके कार्य और वस्तु विनिमय प्रणाली और किस तरह से मौद्रिक विनिमय प्रणाली ने उसकी समस्याओं को खत्म किया, इन सब चीज़ों को जाना। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।